जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल साम्राज्य की जिसका विस्तार आज के अफगानिस्तान से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हो। मतलब एक ऐसा साम्राज्य जहां बेहतरीन स्मार्ट शहर हों, पक्की ईंटों के घर हों, सड़कें एक दूसरे को एकदम समकोण पर काटती हों। हाँ, और हर घर में आधुनिक प्लम्बिंग और जल निकासी की व्यवस्था हो। बिल्कुल। और अब जरा ये सोचिए कि एक दिन ये पूरी की पूरी सभ्यता अचानक से गायब हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, अपने पीछे वे एक भी ऐसी किताब, कोई राजशाही फरमान या किसी राजा का नाम नहीं छोड़ते जिसे हम आज पढ़ सकें। सब कुछ एक रहस्य के अंधेरे में डूबा हुआ है। एकदम सही कह रहे हैं आप। कोई भी लिखित सुराग नहीं है हमारे पास। तो फिर इस 5000 साल पुराने दुनिया के सबसे बड़े कोल्ड केस को कोई कैसे सुलझाएगा? हैं तो हमें ये देखना होता है कि टूटी हुई ईंटें, जानवरों की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन और कचरे के ढेर हमें असल में क्या बता रहे हैं। हाँ, कचरे के ढेर, मतलब ये तो कमाल है। बिल्कुल। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता को समझने का हमारा पूरा नजरिया इसी पुरातात्विक जासूसी पर टिका है। जैसे हमारे पास उनकी मोहरें हैं जो सैलखड़ी यानी सोपस्टोन जैसे बेहद मुलायम पत्थर से बनी हैं। उन पर जानवरों के चित्र हैं और एक ऐसी लिपि है जिसे दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या बड़े से बड़ा भाषाविद आज तक नहीं पढ़ सका है। सही कहा। वो लिपि आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। यही आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मिशन है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि बिना एक भी शब्द पढ़े, केवल जमीन से निकाली गई भौतिक वस्तुओं और कचरे के जरिए एक पूरी सभ्यता के रहन सहन, उनकी सोच और उनके विज्ञान को कैसे समझा जाता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। किसी भी ऐतिहासिक मामले को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले क्राइम सीन और टाइमलाइन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये लोग असल में कब और कहाँ थे? अगर हम समय के पन्नों को पीछे पलटें तो इस सभ्यता की जड़ें लगभग 6000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। लेकिन इसका जो स्वर्ण युग था ना, जिसे हम परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, हाँ, जो सबसे विकसित समय था, बिल्कुल, वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का समय था। और इनका भौगोलिक विस्तार किसी को भी हैरान कर सकता है। पुरातत्वविदों ने अब तक 2000 से अधिक बस्तियां खोजी हैं। बाप रे, 2000 से ज्यादा बस्तियां? हाँ, और ये केवल एक नदी के किनारे नहीं बसे थे। इनमें से लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती नदी बेसिन में स्थित थीं। मतलब हजारों किलोमीटर में फैले 2000 से ज्यादा शहर और गांव, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जिंदा रखने के लिए तो बहुत भारी मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल पड़ी होगी, और इसका सबूत भी हमें मिला है। हाँ? स्रोतों में अनाज के जो जले हुए दाने और हड्डियां मिली हैं, वे तो मुझे किसी हजारों साल पुरानी किराने की सूची या ग्रोसरी लिस्ट की तरह लगती हैं। किराना सूची, हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का, है ना? हाँ, हमें पता चलता है कि वे गेहूं, जौ, दालें, सफेद चना और बाजरा उगा रहे थे। चावल दुर्लभ था शायद। हाँ, चावल के दाने बहुत कम मिले हैं। और साथ ही गाय, भेड़, बकरी जैसे पालतू जानवरों और घड़ियाल व हिरण जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। बिल्कुल, जानवरों की हड्डियां यह स्पष्ट करती हैं कि उनका आहार काफी विविधतापूर्ण था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है, वो केवल ये नहीं है कि वे क्या खा रहे थे, बल्कि ये है कि वे उस भोजन को उगा कैसे रहे थे। अच्छा, कृषि तकनीक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, राजस्थान के कालीबंगन में जो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वे कृषि विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। उस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए पाए गए हैं। रुकिए, हल रेखाएं समकोण पर काट रही हैं। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि वे एक ही समय में एक ही खेत में 2 अलग-अलग फसलें एक साथ उगा रहे थे। एकदम सही। मतलब मल्टी क्रॉपिंग आज से 5000 साल पहले। बिल्कुल, ये उनकी गहरी कृषि वैज्ञानिक समझ को साबित करता है। और देखिए, क्योंकि इनका एक बड़ा इलाका अर्धशुष्क था, वे केवल बारिश के भरोसे नहीं बैठे थे। हाँ, सिंचाई की जरूरत तो रही होगी। बिल्कुल, चोलिस्तान और हरियाणा के बनावली में हमें मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। अफगानिस्तान के शोरतुगई में नहरों के स्पष्ट अवशेष हैं, और गुजरात के धोलावीरा में तो बारिश के पानी को सहेजने के लिए विशाल जलाशय बनाए गए थे। मतलब उन्होंने प्रकृति के हिसाब से अपनी तकनीक को पूरी तरह से ढाला था। हाँ, उन्होंने अपने पर्यावरण को बहुत अच्छे से समझा था। तकनीक की बात करें तो स्रोतों में ऑनेस्ट मके की 1937 की एक रिपोर्ट का जिक्र है, जिसने मुझे सच में चौंका दिया। अच्छा,
अवतल चक्कियों वाली रिपोर्ट है। हाँ, वही। उन्होंने हड़प्पा से मिली अवतल चक्कियों यानी मसालों और अनाज को पीसने वाले पत्थरों के बारे में लिखा था। मक्के ने बताया कि वो 5000 साल पुरानी चक्की इतनी परफेक्ट और कारगर थी कि उनके खुद के रसोइये ने म्यूजियम से एक चक्की मांग ली ताकि वो रसोई में अपने मसाले पीस सके। हाँ, और वो उसे सालन पत्थर कहता था। जरा सोचिए, एक आधुनिक शेफ 5000 साल पुरानी मशीन को देखकर कहता है, हाँ, ये मेरे काम के लिए एकदम सही है। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। ये एक शानदार उदाहरण है कि उनकी घरेलू तकनीक कितनी व्यावहारिक और उन्नत थी। इसे इस तरह से देखिए, जब किसी समाज के पास इतनी बेहतरीन कृषि तकनीक और उपकरण होते हैं तो उन्हें दिन रात केवल अपना पेट भरने की चिंता नहीं करनी पड़ती। हाँ, सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाते हैं वो। बिल्कुल, उनके पास अतिरिक्त अनाज था, जिसका मतलब है उनके पास सोचने, आविष्कार करने और योजना बनाने के लिए अतिरिक्त समय था। इसी खाली समय ने दुनिया के सबसे बेहतरीन नियोजित शहरों की नींव रखी, जिससे हम प्राचीन दुनिया के स्मार्ट सिटीज कह सकते हैं। एकदम सही। तो अब उन शहरों के अंदर चलते हैं। स्रोतों के अनुसार मोहनजोदाड़ो जैसे शहर स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटे थे, एक ऊंचाई पर बना दुर्ग और एक निचला शहर। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह होता है। कैसा संदेह? मतलब क्या हम वाकई ये मान लें कि उन्होंने शहर का नक्शा पहले कागज पर या किसी भी चीज पर बनाया और फिर ईंटें रखी, या ये बस समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे फैलता गया, जैसा कि आज के कई पुराने शहरों में होता है? आपका संदेह लाजमी है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य चीख चीख कर कहते हैं कि ये 100% पहले से नियोजित था। 100%? हाँ, इसका सबसे अचूक प्रमाण उनकी ईंटें हैं। हड़प्पा सभ्यता के हर बस्ती में, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या गुजरात में, ईंटों का एक सख्त गणितीय अनुपात था। अच्छा। 4:2:1, यानी ईंट की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। उफ, ये कैसे संभव है? बिना इंटरनेट, बिना किसी केंद्रीय संचार प्रणाली के हजारों किलोमीटर दूर बैठे राजमिस्त्री एक ही बिल्डिंग कोड का पालन कर रहे थे। यही तो इस सभ्यता का जादू है। ये तो आज के आधुनिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी एक दुस्वप्न जैसा होता है। इसका मतलब है कि उनके पास एक बेहद सख्त प्रशासन या कोई ऐसा मानकीकृत सिस्टम था जिसे सब मानते थे। बिल्कुल, और वो मानकीकरण सिर्फ ईंटों तक सीमित नहीं था। अर्नेस्ट मैके ने उनके ड्रेनेज या जल निकासी सिस्टम को अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली कहा है। मतलब सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, उन्होंने सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पैटर्न में बिछाया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पहले नालियों और गलियों का जाल बिछाया और उसके बाद उन गलियों के अगल बगल घर बनाए। आज के हमारे शहरों के बिल्कुल उलट। हाँ, बिल्कुल उलट। हम तो पहले बड़ी बड़ी इमारतें तान देते और फिर बाद में सड़कें खोदकर पाइपलाइन डालने की जगह ढूंढते हैं। और उनके घरों का डिजाइन भी तो बहुत कुछ कहता है। प्राइवेसी वाली बात। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हड़प्पा वासियों को अपनी प्राइवेसी से कुछ ज्यादा ही प्यार था। भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर एक भी खिड़की नहीं थी। कोई खिड़की नहीं, बिल्कुल। और तो और मुख्य दरवाजे को इस तरह बनाया गया था कि बाहर से कोई भी सीधे घर के अंदर के आंगन को नहीं देख सकता था। एकदम सुरक्षित और निजी। इसके अलावा सफाई को लेकर उनका जुनून देखिए। हर घर में पक्की ईंटों का अपना एक स्नान घर था। अकेले मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। 700 कुएं, वो भी सिर्फ एक शहर में। तो घरों की ये निजी दुनिया बहुत ही सुरक्षित और एकांत प्रिय थी। लेकिन देखिए, इंसान केवल घर में नहीं रहता, उसे एक सामुदायिक जीवन की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, सोशल लाइफ भी तो चाहिए। हाँ, तो जब हम इस निजी दुनिया से निकलकर दुर्ग की ओर जाते हैं तो हमें उनके सामुदायिक जीवन की झलक मिलती है। दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए दीवार से घेरा गया था और ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। हाँ, और वहाँ हमें 2 बहुत ही रहस्यमयी और विशाल संरचनाएं मिलती हैं। एक तो माल गोदाम है, जिसका केवल ईंटों वाला निचला हिस्सा ही समय की मार झेल पाया है, क्योंकि ऊपरी हिस्सा लकड़ी का था जो नष्ट हो चुका है। सही कहा। और दूसरी संरचना, जिसके बारे में शायद सबने इतिहास की किताबों में स्कूल में पढ़ा होगा, विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। हाँ, द ग्रेट बाथ। ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है और इसे
पानी रिसने से बचाने के लिए जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया गया था, जो आज के सीमेंट का प्राचीन विकल्प था। बिल्कुल, उन्होंने इसे पूरी तरह से वाटर टाइट बनाया था। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थीं और आसपास 8 छोटे स्नानघर थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी भयानक इंजीनियरिंग सिर्फ एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल के लिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये महज नहाने की जगह नहीं लगती। दुर्ग पर इसकी मौजूदगी और इसकी डिजाइन की विशिष्टता ये इशारा करती है कि इसका उपयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अनुष्ठानिक स्नान मतलब किसी पूजा या त्योहार से पहले का स्नान? हाँ, पानी के जरिए पवित्रता हासिल करना या किसी बड़े आयोजन से पहले सामूहिक स्नान करना, ये एक ऐसा विचार है जो 5000 साल बाद आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और रीति रिवाजों के डीएनए में गहराई से बसा हुआ है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक निरंतरता है। हमने देखा कि वे जीते जी एक बेहद व्यवस्थित, साफ सुथरा और योजनाबद्ध जीवन जी रहे थे। लेकिन क्या इस समाज में समानता थी या कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ बहुत गरीब थे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। तो वहाँ फराओ राजाओं के साथ बेशुमार दौलत, सोना चांदी दफनाया जाता था। लेकिन हड़प्पा के कब्रिस्तानों की कहानी एकदम अलग है। हाँ, मृत्यु के बाद के रीति रिवाजों को डिकोड करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान की खुदाई हुई थी। अच्छा, उसमें क्या मिला? वहां एक पुरुष की खोपड़ी के पास से शंख के 3 छल्ले, जैस्पर पत्थर का एक मनका और कुछ सूक्ष्म मनकों का आभूषण मिला। कुछ अन्य कब्रों में तांबे के दर्पण भी मिले, लेकिन सोना या बड़े खजाने पूरी तरह नदारत हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या वे सभी समान रूप से साधारण जीवन जीते थे या फिर वे बस कीमती चीजों को जमीन में गाड़ने के खिलाफ थे? पुरातात्विक दृष्टि से मेरा मानना है कि इसका मतलब यह है कि वे मृत्यु के बाद धन दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। उनका नजरिया अलग था। तो फिर अमीर गरीब का पता कैसे चलता है? इसलिए समाज में अमीर गरीब का भेद जानने के लिए पुरातत्वविदों ने वस्तुओं को 2 श्रेणियों में बांटा, उपयोगी और विलासिता। उपयोगी और विलासिता, ठीक है। उपयोगी वस्तुएं जैसे पत्थर की चक्कियां या मिट्टी के बर्तन हर जगह मिलते हैं, लेकिन विलासिता की वस्तुएं वो थीं जो दुर्लभ सामग्रियों से बनी थीं या जिन्हें बनाने की तकनीक बहुत जटिल थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फायांस। ओहो, फायांस। स्रोतों में इसका जिक्र बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। मतलब ये कोई प्राकृतिक कीमती पत्थर नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक चीज है। फायांस को बनाने के लिए घिसी हुई रेत या बालू में लंग और एक चिपचिपे पदार्थ को मिलाया जाता था और फिर उसे अत्यधिक उच्च तापमान पर पकाया जाता था। हाँ, और ये कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी चूक और पूरा बर्तन टूट सकता था। और यही उनकी हैसियत का पैमाना था। फायांस के बने ये छोटे और खूबसूरत बर्तन केवल मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसे बड़े और समृद्ध शहरों में ही मिलते हैं। कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में इनका नामो निशान नहीं है। मतलब जिनके पास फायंस है वो अमीर हैं। हाँ, उनके लिए सोना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि मानवीय कौशल और तकनीक। ये बहुत ही अद्भुत नजरिया है। हड़प्पावासी किसी चमकदार धातु के टुकड़े से ज्यादा एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया और इंसानी मेहनत को अपनी लग्जरी मानते थे। एकदम सही। एक मुश्किल तरीके से बनाया गया फायंस का परफ्यूम का जार उनके लिए आज के किसी डायमंड नेकलेस जैसा ही स्टेटस सिंबल था। लेकिन अगर ये चीजें इतनी खास थीं, तो इन्हें बनाया कहाँ जाता था? इसके लिए हमें उनके फैक्ट्री टाउन्स यानी औद्योगिक केंद्रों की ओर चलना होगा। स्रोतों में चनहोदड़ों का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, चनूदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही अनोखा हिस्सा है, जहां मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला एक विशाल महानगर था। वहीं चनूदड़ो मात्र 7 हेक्टेयर की एक बहुत छोटी सी बस्ती थी। सिर्फ 7 हेक्टेयर? ये तो बहुत छोटा है। लेकिन इसका आकार इसके महत्व को कम नहीं करता। ये पूरी की पूरी बस्ती केवल एक ही काम के लिए समर्पित थी, शिल्प उत्पादन। ये उस प्राचीन दुनिया का एक समर्पित इंडस्ट्रियल हब था। अच्छा, वहां मनके बनाना, शंख की कटाई, मोहरे बनाना और सटीक बाट बनाने का काम दिन रात होता था। बिल्कुल। और उनकी कच्चे माल की लिस्ट देखिए। लाल रंग का कार्नेलियन पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, तांबा, कांसा, सोना और जाहिर है वो मुलायम सैलखड़ी। वे पीले रंग के कच्चे पत्थर को अलग अलग चरणों में आग की भट्टियों में पकाकर कार्नेलियन का वो शानदार लाल रंग प्राप्त करते थे, जो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। हाँ, और सैलखड़ी के चूर्ण का लेप बनाकर
उसे सांचे में ढाल लेते थे ताकि मनचाहे आकार के मनके बन सके। इसके अलावा नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियां समुद्र तट के पास थीं, जो शंख की चूड़ियों और पच्चीकारी के सामान के लिए खास कारखाने थे। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हजारों साल बाद जब सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है, तो आज के पुरातत्वविदों को ये कैसे पता चला कि चन्हुदड़ों या नागेश्वरों में ही ये कारखाने थे? वहां कोई साइन बोर्ड तो लगा नहीं था जिस पर शंख फैक्ट्री लिखा हो। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और इसका जवाब उतना ही अचंभित करने वाला है। कचरा? उनका कूड़ा करकट। बिल्कुल सही, कचरा ही सबसे बड़ा सुराग है। जब आप किसी पत्थर या शंख को काटकर कोई मनका या चूड़ी बनाते हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। हाँ, और कई बार एक जटिल मनका बनाते समय बीच में ही टूट जाता था, तो कारीगरों से वहीं फेंक देते थे। ये वेस्ट मटेरियल या कचरा इन प्राचीन कारखानों का सबसे बड़ा सबूत है। जहां सबसे ज्यादा कचरा मिला, समझ लीजिए वहीं सबसे बड़ा कारखाना था। मतलब जो चीज उनके लिए एकदम बेकार थी, वो आज हमारे लिए इतिहास का सबसे बड़ा खजाना बन गई है। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसने अपने पीछे कोई ऐसी डायरी या किताब नहीं छोड़ी जिसे हम पढ़ सकें, लेकिन फिर भी उनकी एक ही साइज की पक्की ईंटें उनके कड़े प्रशासन की गवाही देती हैं। बिल्कुल। समकोण पर काटते उनके खेत उनके कृषि विज्ञान को दर्शाते हैं। उनके ग्रिड पैटर्न वाले ड्रेनेज सिस्टम उनकी दूरदर्शिता को बताते हैं। कब्र में मिला एक तांबे का आईना उनके मृत्यु के बाद के विश्वासों को दिखाता है, और मनके बनाने वालों का फेंका हुआ कचरा उनकी शानदार अर्थव्यवस्था और तकनीकी महारत को उजागर करता है। सच कहूं तो एक पुरातत्वविद के लिए ये बेजान वस्तुएं किसी भी लिखित इतिहास से कहीं ज्यादा जोर से बोलती हैं। वे हमें बताती हैं कि किसी समाज को समझने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, उनके कर्म और उनके निर्माण खुद अपना इतिहास लिखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। हड़प्पा वासियों को आज उनके द्वारा छोड़े गए उत्कृष्ट जल निकासी सिस्टम, एक विशिष्ट गणितीय अनुपात की पक्की ईंटों और कलात्मक मनकों के कचरे से पहचाना और सराहा जाता है। हाँ, हम उन्हें उनकी बेहतरीन चीजों के लिए याद करते हैं। तो जरा सोचिए, आज से 5000 साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के इन कंक्रीट के शहरों की खुदाई करेंगे, तो हमारी सभ्यता का बचा हुआ कचरा क्या होगा? उफ, ये तो बहुत डरावना विचार है ना? वो शायद ऐसा प्लास्टिक होगा जो कभी गलता नहीं, पहाड़ों जितना ई कचरा होगा और जंग लगा लोहा होगा। तो सोचिए, वो कचरा हमारे बारे में भविष्य को क्या कहानी बयां करेगा? क्या भविष्य के लोग हमारी उस विरासत को देखकर हमें हड़प्पा वासियों जितना स्मार्ट कहेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई खोज के साथ।